अब देखिए हेडिंग डालिएगा, अब हम पढ़ेंगे भारत में, हेडिंग डालिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना। ये अब ये लोग क्षेत्र जीतेंगे बेटा, साम्राज्य की स्थापना कौन करता है और कैसे करता है स्थापना। तो देखें, चूंकि भारत में अब पुर्तगाली आ चुके हैं, उन्होंने किला भी बना लिया है, इसलिए पुर्तगाल के सम्राट ने एक वायसराय पुर्तगाल से भारत में भेजा। वायसराय मतलब होता है सम्राट का प्रतिनिधि। चूंकि सम्राट यहां नहीं आ सकता था, उसको वहां भी काम थे, और भी बहुत सारे क्षेत्रों पर उसके लोग गए थे, दक्षिणी अमेरिका में भी गए थे, भारत में भी गए थे, तो हर जगह वो नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपना कामकाज भारत में देखने के लिए वहां से अपना एक प्रतिनिधि भेजता है, जिसको बोला जाता है वायसराय। तो जो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था, जो पुर्तगाल के सम्राट ने भारत में भेजा था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था? ठीक है, नाम था इसका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लिख लीजिएगा, बता रहा हूं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो हां, ये बाबू आया था पुर्तगाली वायसराय बनके, सन मत याद कीजिएगा, 1505 में, और 1509 तक ये पुर्तगाली वायसराय रहेगा। 1505 से 1509 आपको पता है पुर्तगाली भारत में आए थे 1498 में, और इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी 1503 ईस्वी, और 1505 में इनका पहला वायसराय आया है ना। तो लिख लीजिएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था ये, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। लिख लीजिएगा एक लाइन, प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया बेटा। इंग्लैंड के सम्राट ने इसको भेजा। बनकर भारत आया। इसने बहुत सारे क्षेत्र नहीं जीते, इसने जीता समुद्र को। इसने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जानता था, अगर पुर्तगालियों का सत्ता भारत पर कायम करना है तो ये समुद्री क्षेत्र पूरा जीतना होगा, समुद्री क्षेत्र पर अपनी पैठ बनानी होगी, ताकि और कोई यूरोपीय शक्ति आकर ये खत्म ना करे। पहले इस समुद्र को, ये जानता था इस समुद्र पर जिसका कंट्रोल होगा, भारत के साथ व्यापार पर उसका कंट्रोल होगा, क्योंकि इसी समुद्र के जरिए चीजें पश्चिम में जाती है। तो इसने एक नीति चलाई, इसके शासनकाल का हाईलाइट है, हाँ, इसने एक नीति चलाई जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो याद रखेंगे, इसने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, लिख लीजिएगा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये पुर्तगालियों का पहला वायसराय है, भारत में प्रथम वायसराय है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति चलाई। ये क्या थी? शांत जल की नीति, मतलब समुद्र में शांति बनी रहे, और इन लोगों के हिसाब से समुद्र में शांति तब बनती जब समुद्र पर इनका अधिकार हो। इसका अर्थ था हिंद महासागर क्षेत्र पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व हो। तो बस इसने इसी पर काम किया, हिंद महासागर क्षेत्र पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इसका सेंस ये है कि हिंद महासागर पर हिंद महासागर पर हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व बेटा, पुर्तगालियों का प्रभुत्व, पुर्तगालियों का प्रभुत्व, ये इसका, इस नीति का ये निचोड़ है, या ये हिंदी में सार है। मतलब ये पूरे हिंद महासागर वाले क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कब्जा हो, ताकि भारत के पूरे व्यापार पर इनका कंट्रोल हो। इस पर काम किया, हालांकि कुछ हद तक इसने सफलता भी पाई, लेकिन ये नीति इसी ने चलाई थी कि समुद्र पर कब्जा करो, हिंद महासागर क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व हो,
समुद्र में शांत हो, समुद्र शांत, ये क्या है, शांत जल की नीति, समुद्र शांत हो, मतलब पुर्तगालियों के दृष्टिकोण से समुद्र शांत तब होगा जब समुद्र पर पुर्तगालियों का अधिकार होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? पता नहीं समझा पा रहा हूं कि नहीं, मैं आप लोग को समझा नहीं पा रहा ना, आ रहा थोड़ा थोड़ा, अभी आएगा, घबराना नहीं, थोड़ा मैं फ्लो में आ जाऊं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा भारत में पहला वायसराय बनकर आया पुर्तगालियों का साल 1505 ईस्वी में, और ये पुर्तगालियों का वायसराय रहेगा भारत में, मतलब पुर्तगालियों का प्रमुख कह लीजिए, पुर्तगाली व्यापार को रेगुलेट करेगा ये भारत में, है ना, 1505 से 1509 तक। और इसके इस टाइम पीरियड में इसने जो सबसे अपना एक पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी चलाया वो था ब्लू वाटर पॉलिसी। आपसे डायरेक्टली पूछा गया था ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था, तो बताइएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने। इसने और भी बहुत सारे काम किए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा, है ना। अब तक भारत के व्यापार पर अरबों का पूरा प्रभुत्व था, अरब मुसलमान भारत से चीजें खरीदते थे, वेनिस को ले जाके बेचते थे, तो अरबों का पूरा प्रभुत्व था। अरबों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक और कंपटीटर आ गए हैं, तो अरब मुसलमानों ने इन लोग को बाहर करने के लिए, है ना, जहां मुस्लिम व्यापारियों ने ज्यादातर, जैसे महमूद बेगड़ा, तुर्की, मिस्र, ये सब क्षेत्र जहां अरबों का शासन था, इनकी नौसेना और फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा की नौसेना में हिंद महासागर में युद्ध हुआ। समझ पा रहे? और इस युद्ध में, ये तकरीबन 1508 ईस्वी के आसपास युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा हार गया पहली बार, और इसका बेटा भी इस युद्ध में मारा गया। समझ पा रहे? लेकिन बाद में 1509 में इन तीनों नौसेनाओं को अकेले फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने पराजित किया। मैं जान रहा हूं ये सब चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। एक चीज आज तक इससे पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी, तो किसने चलाई थी, यही प्रश्न ही बना, तो इसी पे मैं लेके चल रहा हूं, समझ रहे? उसके बाद बाबू 1509 ईस्वी के बाद नया पुर्तगाली वायसराय आया पुर्तगाल से, जिसका नाम था, बताइए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया साल 1509 ईस्वी में, और ये रहेगा 1500, रहेगा क्या, ये मर जाएगा 1515 ईस्वी में, 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया, भारत में नया पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो लिख लीजिएगा, भारत में नया पुर्तगाली वायसराय। पुर्तगाली वायसराय कहने का मतलब है पुर्तगाल के सम्राट का प्रतिनिधि, और यहां पुर्तगालियों का प्रमुख भारत में। भारत में नया पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। भारत में नया पुर्तगाली वायसराय था। अच्छा, इसके बारे में एक चीज महत्वपूर्ण है, अल्बुकर्क को बाबू भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसीलिए भारत में पुर्तगालियों को अच्छे से स्थापित किया। वही तो हम पढ़ ही रहे हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना, तो ये हम लोग वहीं से शुरू कर रहे हैं चीजों को। तो देखें, अब पूरा नहीं पढ़ेंगे पुर्तगाली, सबसे पहले हम लोग बारी बारी सबको बुलाएंगे एक एक करके, पहले पुर्तगालियों को बुलाएंगे, फिर डचों को, फिर अंग्रेजों को, फिर हम लोग इनके द्वारा यहाँ साम्राज्य विस्तार कराएंगे अच्छे से, फिर एक अंग्रेज जीत जाएंगे, आपस में इनको लड़वाएंगे और जीतेगा अंग्रेज, फिर अंग्रेजों को भारतीय शासकों से लड़वाएंगे और उसमें भी अंग्रेज जीत जाएंगे, और फिर हम लोग गुलाम बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो यही अब भी पूरा इनको नहीं पढ़ना, बारी बारी सबको बुलाना है। तो आपसे कभी पूछे कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो वो था अल्बुकर्क। याद रहेगा बेटा? तो लिख लीजिएगा, अल्बुकर्क को, एक लाइन ऐसे लिखिएगा, अल्बुकर्क को, इतना लंबा मत खींचिएगा इसको, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये बेटा अल्बुकर्क मैंने गलत लिखा है, आप सही ये वाला लिखिएगा, समझ रहे हैं? हाँ, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ये चीज याद रखेंगे।
कहा जाता है? ये पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि कौन पुर्तगीज शक्ति का या पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आइए देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, ये सबसे नीचे यहां है, ये है कोचीन राज्य, और अब तक कोचीन राज्य में पूरा पुर्तगाली फैल चुके हैं। कोचीन पर जान लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर चुके हैं। यह है बेटा कोचीन राज्य, ये पुर्तगालियों का गढ़ है और यहाँ पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित हो चुकी है। ये कोचीन है। यहाँ बीच में छोटे छोटे राज्य और थे। अब बड़ा राज्य एक और लिख लीजिएगा यहाँ, ये देखिए यहाँ एक राज्य था जो आज कर्नाटक में पड़ता है। थोड़ा सा मैंने महाराष्ट्र में बना दिया, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में, कर्नाटक वाला लगभग पूरा क्षेत्र। ये राज्य समझ पा रहे? ये है बीजापुर राज्य। ये है बेटा बीजापुर राज्य, हुआ करता था ये बीजापुर राज्य मुगलों के समय। और फिर बीजापुर राज्य, और ये बीजापुर राज्य के अंतर्गत यहां एक छोटा सा शहर था, तटवर्ती शहर गोवा। कौन सा शहर बेटा? गोवा। तो ये था गोवा, ये था गोवा, ये बीजापुर राज्य के अधीन। अच्छा, बीजापुर राज्य का बेटा शासक हुआ करता था, जिस समय की बात कर रहा हूं अल्बुकर्क के समय। अल्बुकर्क के समय यहां का शासक था यूसुफ आदिल शाह। यहां का शासक था यूसुफ आदिल शाह। ये बीजापुर का शासक था, इसका मतलब ये गोवा का भी शासक था। ये गोवा, और गोवा बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थल थी बेटा। तो सब बहुत बड़ा काम किया इसने अल्बुकर्क ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 1509 में आया था ये भारत में, और 1510 में ईस्वी में इसने कमाल दिखा दिया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में ला दिया। अब पुर्तगालियों के पास एक क्षेत्र हो गया अपना, समझ पा रहे? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया। यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया, जो बीजापुर के शासक थे। यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया बेटा गोवा 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने। इसीलिए इसको कहा जाता है भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक। तो अभी ये गोवा बड़ी ही सैनिक दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थल थी उस समय, और आज भी सैनिक या सामरिक स्थल तरीके से, क्योंकि गोवा एक ऐसे सिचुएशन जगह स्थिति इसकी ऐसी है कि इससे संपूर्ण हिंद महासागर पर आप नजर रख सकते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट, सैनिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, और पुर्तगालियों को काफी समय तक ये आगे रखेगी। आप देखोगे पुर्तगाली भारत में तकरीबन 1500 ईस्वी के आसपास आए, है ना, और अंग्रेज आएंगे 1600 ईस्वी के आसपास। तो काफी समय, 1608 ईस्वी में अंग्रेज आएंगे, और ये 100 साल तक कोई नहीं आ पाता, क्योंकि इन्होंने ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाकर रखा था। छोटे छोटे व्यापारिक अड्डे बना के रखे थे इन्होंने। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया। इसके अलावा इसका क्या और योगदान है? इसने कोचीन को पुर्तगाली व्यापार का मुख्यालय बनाया, याद रहेगा। तो अभी मुख्यालय, बाद में ये बन जाएगा गोवा। तो अभी सबसे पहले मुख्यालय, हेड ऑफिस बनाया गया कोचीन को। किसने बनाया? अल्बुकर्क ने। लिख लीजिएगा, ये सब अल्बुकर्क के बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग। कोचीन को पुर्तगीज व्यापार का कोचीन को पुर्तगीज व्यापार का मुख्यालय बनाया गया बेटा। इसने मुख्यालय बनाया। बड़ा ही दूरदर्शी था, बहुत ही दूरदर्शी था बेटा। ये जानता था हम लोग क्षेत्र तो जीतते जा रहे हैं, लेकिन आबादी की आवश्यकता होगी, और पुर्तगाल से कितनी आबादी हम लाएंगे, पुर्तगाल से कितने लोग आएंगे।
तो इसके लिए इसने ये अल्बुकर्क बड़ा ही दूरदर्शी था और ये चाहता था कि यही जो पुर्तगीज आबादी बसाया जाए जो जनसंख्या वृद्धि करे, समझ रहे। इसलिए इसने पुर्तगालियों को, भारत में जो पुर्तगाली व्यापारी आए थे, पुर्तगालियों को, जो भारत में पुर्तगाली थे, उनको भारतीय महिलाओं के साथ, भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये पूछा जाता है ये नीति किसकी थी, तो ये नीति थी अल्बुकर्क की। तो याद रखेंगे आप लोग तीसरा पॉइंट कि इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। याद रहेगा। तो ये सब काम किए गए अल्बुकर्क द्वारा, याद रखिएगा ये सब अल्बुकर्क ने किया। आगे बढ़ा जाए बेटा। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बोलिए मेरे साथ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रहेगा बेटा। इसका योगदान क्या था, ये पुर्तगीज शक्ति का केंद्र ये कोचीन को बनाता है और इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। याद रहेगा। और इसके अलावा इसने एक विशेष नीति चलाई जिसके तहत भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगालियों को विवाह के लिए प्रोत्साहित किया गया। बस इतना याद रखेगा। और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके आगे की कहानी हम तब पढ़ेंगे जब अंग्रेजों को सबको बुला लेंगे। समझ पा रहे? तो पढ़ा जाए आगे। तो मैंने आपको लिख लिया आपने। तो पुर्तगाली आ चुके हैं, इनके पास छोटे, इनकी ये स्थापित हो चुके हैं। आपने देखा, ऐसे सबको पढ़ेंगे। ऐसे हम अंग्रेजों को बुलाएंगे, सूरत में फैक्ट्री स्थापित करवा देंगे, मसूलीपट्टनम में, बस उनको रोक देंगे वहीं। फ्रांसीसियों को, जैसे अभी डचों को बुलाएंगे, अभी उनको भी पढ़ा देते हैं। देखिए डचों को बुलाते हैं, पढ़ लेते हैं। आपने देखा था सबसे पहले जो पुर्तगीज शक्ति भारत में आती है वो है पुर्तगाल, सॉरी जो यूरोपीय शक्ति भारत में आती है वो है पुर्तगाल। उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं डचों के बाद आते हैं बेटा अंग्रेज। इन्होंने क्रम लिखवाया हुआ। अंग्रेज के बाद आते हैं डेनिश लोग और डेनिश के बाद आते हैं सबसे अंतिम में फ्रांसीसी लोग। तो इन लोग का क्रम था। तो हेडिंग डाले सबसे पहले भारत में डचों का आगमन। भारत में डचों का आगमन। हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा भारत में डचों का आगमन। आइए देखते हैं भारत में डचों का आगमन। ठीक। तो सबसे पहला प्रश्न आपका होना चाहिए कि डच कौन थे। डच कौन थे, पहला प्रश्न। आइए मैं बताता हूं आपको डच कौन थे। तो आप बताएं। अच्छा डच अभी छोड़िए, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पाया हूं। आप बताइए सबसे पहला पुर्तगाली जो भारत में आया वो कौन था, कब आया था? इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, कब स्थापित की थी? 1503 में। याद रहेगा। पहला पुर्तगाली वायसराय कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। याद रहेगा। हाँ, इसके शासनकाल का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की थी। ठीक है। उसके बाद दूसरा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने गोवा को जीता था, कोचीन को मुख्यालय बनाया था। बस इतना याद रहेगा बेटा। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डच कौन थे। अच्छा डच पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम लोग देख ले, है ना। थोड़ा सा मैप देखेंगे हम लोग बेटा। तो देखें ये जो है, ये जानते हैं ये भारत है, भारतीय है ना। ठीक है। यहां उसके बाद ईरान, मैंने आपको मैप बनाया हुआ है। हाँ ये ईरान वगैरह है। उसके बाद यहां अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। उसके बाद यहां मिस्र है यहां ऊपर, और मिस्र के बाद ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और उसके बाद यहां यूरोप है, ऊपर यूरोप है। ये अफ्रीका है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाते चलिए। और ये अरब है,
ये अरब है, ठीक है, यहां ईरान है और भी देश है, और ये आपका भारत है, ये आपका भारत है। तो ये मुख्य मुख्य कंट्री मैंने बता दिया। ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र, यहां अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र, वो छोड़े। अब देखिए बेटा, यहां यूरोप है, यूरोप को मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों का ही हम आगमन पढ़ रहे हैं। यहां अभी डच आ रहा है, तो देखिए यहां जो है इस तरह से है ना, ये इस तरह से ये स्पेन है, ये एक देश है स्पेन, समझ पा रहे हैं। और यही स्पेन के बगल में यही ऐसे पुर्तगाल था, ये मैंने पढ़ाया होगा आपको, ये पुर्तगाल था, ये स्पेन है, ये स्पेन है। और स्पेन के ऊपर यहां ऐसे है ना, एकदम सही बेटा, यहां फ्रांस है, ये फ्रांस है, ये फ्रांस है, यही तो है फ्रांस, यही है, ठीक है। और फ्रांस के ऊपर यहां एक देश है बेल्जियम, यहां एक देश है बेटा बेल्जियम, ये है बेल्जियम, मैं भी लिख देता हूं, ये देखिए ये है बेल्जियम। अभी मैं दिखा दूंगा आपको मैप में बेल्जियम, ठीक है। और बेल्जियम के ऊपर यहां है बेटा एक देश नीदरलैंड, ये है बेटा नीदरलैंड, या इसी को पहले हॉलैंड कहा जाता था, नीदरलैंड, समझ पा रहे, नीदरलैंड या हॉलैंड। और भी यूरोपीय देश है, फ्रांस के बगल में जर्मनी है, जर्मनी के नीचे यहां ऐसे इटली है, आप तो जानते ही होंगे, ये पूरा ऐसे यूरोप है, ऊपर पूरा यूरोप है। और फ्रांस के ऊपर यहां इंग्लैंड है, यहां ऐसे द्वीप के रूप में, यहां जानते हैं क्या है बेटा, ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड है, यही तो है इंग्लैंड, ठीक है। तो ये नीदरलैंड है या हॉलैंड है, ये एक देश यूरोप में। ये आपका पुर्तगाल है, ये स्पेन है, आप जानते हैं ये दोनों देश, जानते हैं ना। यहां फ्रांस है, यहां बेल्जियम है, और बेल्जियम के ऊपर है ना नीदरलैंड है। और ये पूरा यूरोपीय क्षेत्र है, ये पूरा यूरोप है। और यहां बीच में भूमध्य सागर है, इसके नीचे यहां भूमध्य सागर, फिर तुर्की यहां है, और फिर चीजें हैं आगे। ये पूरा यूरोप है बेटा, हमें पूरा यूरोप नहीं पढ़ना, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अब आपको बता रहा हूं नीदरलैंड, ये नीदरलैंड या हॉलैंड है। तो डच लोग यहीं के रहने वाले थे, नीदरलैंड या हॉलैंड के रहने वाले थे, यूरोप में स्थित एक देश है। अभी मैं मैप में दिखा दूंगा आप लोग को। तो यहां नीदरलैंड और हॉलैंड में कई भाषा बोलने वाले लोग निवास करते थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग भी रहते थे, स्पेनिश बोलने वाले लोग भी रहते थे, लेकिन ज्यादा जनसंख्या यहाँ एक विशेष किस्म की भाषा डच भाषा बोलने वालों की थी, ज्यादा जनसंख्या यहाँ, तो यहाँ निवास करते थे, डच भाषी लोग यहाँ रहते थे। और उन्हीं डच नीदरलैंड के डच भाषी लोगों को डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी नहीं, हिंदी बोल दिया जाए उनको, वैसा ही कुछ है। तो लिख लीजिएगा नीदरलैंड के डच भाषी लोगों को बात ना करें बेटा, तबीयत बहुत खराब है। हाँ सही है यार, जुकाम हो गया एकदम खतरनाक वाला, ठीक है। नीदरलैंड के डच भाषी लोगों को कनेक्ट, एकदम दिमाग वाग कुछ काम वाम नहीं कर रहा भाई साहब, है ना, जुकाम इतना बुरा हो गया है। और जब ज्यादा ठंडी पड़ रही थी तब नहीं जुकाम हुआ था, अब जैसे जैसे ठंडक कम हो रहा है, आपको आवाज से लग नहीं रहा है बहुत जुकाम है। नीदरलैंड के डच भाषी लोगों को डच कहा जाता था बेटा, डच कहा जाता था, ठीक है, याद रखें। अच्छा ये तो हो गए यूरोपीय देश, ये पूरे यूरोप। इधर अटलांटिक महासागर है, पूरा इधर क्या है, अटलांटिक महासागर इधर, ठीक है। अच्छा एक चीज और जान ले, यही बाबू भारत के दक्षिण में एक देश है, अब देखें लिखना, देखो ये जैसे भारत के इधर ये बांग्लादेश है, क्या है ये बांग्लादेश, यहां म्यांमार है, ठीक, इसके बाद यहां थाईलैंड है, ठीक है, उसके बाद यहां बहुत सारे ऐसे ऐसे देश है,
थाईलैंड के बाद यहाँ कंबोडिया है, कंबोडिया के बाद वियतनाम है, समझ पा रहे, ऐसे पूरे देश है इस तरह से, समझ पा रहे, ऊपर चीन है, ऐसे पूरा। तो ये सब सारे देश है। और यही नीचे भारत के दक्षिण पूर्व में, आप अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, एक देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश? यही जैसे भारत के कुछ द्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऊपर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद फिर है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये ऐसे करके द्वीप है बहुत सारे। और इन्हीं द्वीपों का दक्षिण में विस्तार है एक अलग देश, एक अलग देश है यहां इंडोनेशिया, नाम जानते ही होंगे आप लोग, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया कई द्वीपीय देशों का समूह है ना। यहां एक देश है, मैं इसको बड़ा बना रहा हूं, हालांकि इतना बड़ा है नहीं इंडोनेशिया, लेकिन चूंकि ये सुमात्रा द्वीप है, ये क्या है? सुमात्रा, ये बेटा है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया देश का, ठीक है, ये सुमात्रा द्वीप है। इसके बाद यहां एक द्वीप है जावा द्वीप है, उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ऐसे द्वीप है, मैं दिखा दूंगा अभी मैप में। और ये पूरे सारे देश जो है, ये है ना, ये सारा पूरा देश जो है, सारे द्वीप है, ये एक मिलकर एक देश बनाते हैं बेटा, एकदम सही। ये इंडोनेशिया है, ये है इंडोनेशिया। अभी मैं मैप में दिखाता हूं आपको, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। भारत के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर में ये द्वीपीय देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो बेटा अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग भारत में डचों का आगमन। डच कौन थे पता चल गया आपको, है ना, नीदरलैंड के रहने वाले थे ये यहां, ठीक। अब ये लोग देखे, डच लोग यहां से नीदरलैंड से आते हैं। अच्छा, मैं मैप में एक बार दिखा दूं आपको ताकि क्लियर हो जाए, है ना, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। दिखा देता हूं, आप देखें, ये स्पेन है, ये क्या है? स्पेन, ये पुर्तगाल, और यहां बेटा है फ्रांस। क्या है? फ्रांस के ऊपर यहां इंग्लैंड है। फ्रांस के बगल में ये छोटा सा देश है बेल्जियम, और बेल्जियम के ऊपर यहां है नीदरलैंड। क्या है ये? नीदरलैंड। देखें, ये NETH लिखा है ना, ये यही है नीदरलैंड, ये छोटा सा, ये फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के ऊपर यहां ये वाला जो फ्रांस के ऊपर बेल्जियम है छोटा सा, और बेल्जियम के ऊपर नीदरलैंड है, और ये फ्रांस के ऊपर यहां इंग्लैंड है। क्या है यहां? इंग्लैंड। अब देखिए ये स्पेन, ये पूरा अफ्रीका है, ठीक है, ये देखिए ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। आप अपने स्केच से तुलना कीजिएगा, ये पूरा यूएई, अदन, ओमान, अरब प्रायद्वीप है, उसके बाद ये ईरानी क्षेत्र, फिर उसके बाद ऐसे भारत, ऐसे ही तो बनाया आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है सुमात्रा द्वीप, ये है आपका, दिख रहा है आपको, ये सुमात्रा द्वीप, और ये है दूसरा जावा द्वीप, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे द्वीप और भी है, और यही पूरा इंडोनेशिया बनाता है। क्या बनाता है? नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अब देखें, ये लोग ना नीदरलैंड वाले यहां से निकलेंगे, कब निकलेंगे ये महत्वपूर्ण है, कब पहुंचेंगे ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये लोग यहां से निकलेंगे नीदरलैंड से, और ये इंग्लिश चैनल से होते हुए इधर अटलांटिक महासागर है, ये क्या है? अटलांटिक, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र जो है भूमध्य सागर है, ठीक, ये भूमध्य सागर है, यहाँ इटली है, बाकी सारे देश है। यहां से ये ऐसे निकलेंगे इंग्लिश चैनल होते हुए, और उसी रास्ते, जिस रास्ते पुर्तगाली आए थे, है ना, उस रास्ते आएंगे, लेकिन ये भारत नहीं आएंगे, ये चले जाएंगे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। सुमात्रा द्वीप पर पहुंच जाएंगे ये, है ना। 1595-96 की बात है जब ये सुमात्रा द्वीप पहुंच जाएंगे, 1595-96 में सुमात्रा द्वीप पहुंचेंगे, और इनका उद्देश्य था मसाला का व्यापार करना, मसाले का व्यापार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। और उस समय सुमात्रा द्वीप मसाले के व्यापार के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था, तो ये मसाला का व्यापार करने पहुंचे थे सुमात्रा द्वीप, और धीरे धीरे इन्होंने इंडोनेशिया पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और जब इंडोनेशिया पर प्रभुत्व हो गया तो यहीं से ये आए भारत के पूर्वी तट पर। भारत के पूर्वी तट पर इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की 1505 ईस्वी में। समझ पा रहे? कह रहा हूं 1505, 1605 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद फिर यही दूसरी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की पुलिकट में, है ना, 1610 ईस्वी में। अब इनका स्थापित हो गए, ये भारत में स्थापित हो गए। समझ गए बेटा? पढ़ा गया? ठीक है। आइए, तो देखिए हम लोगों ने यही बनाया बस स्केच के फॉर्म में,
ठीक है, तो ये लोग आते हैं, भारत में पुर्तगालियों का आगमन देखने जा रहे हैं। हाँ, हेडिंग लिख लिया आपने बेटा? मैं एक मैप में यहां ऐसे बना देता हूं कि ये लोग निकले थे नीदरलैंड से, ऐसे ऊपर इंग्लैंड है, ऊपर क्या है, और नीचे फ्रांस है। इन दोनों के बीच से ऐसे इंग्लिश चैनल से ये होकर आते हैं अफ्रीका होते हुए बेटा, और ये पहुंच जाते हैं सुमात्रा। ये सुमात्रा जाते हैं, पहले सुमात्रा गए थे। ये कब की बात है? 1595-96 की बात है। लिखा जाए, ये बना लिया है ना आप लोगों ने? ठीक है, बना लिया, ताकि आपको एक वे पता रहे। बाकी चीजें मैं लिखवा दूंगा। चलो, हो गया बेटा? चलो, अब देखें, साल था, आप साल डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। साल था बेटा 1595-1596, ये बस। ये डच पहुंचे सुमात्रा, तो याद रखेंगे 1595-96 में एक डच कह सकते हैं खोजी व्यक्ति था, व्यापारी था, जिसका नाम था कार्नेलियस डी हाउटमैन। क्या नाम था? कार्नेलियस डी हाउटमैन। तो लिख लीजिए, इनका नाम था। नेतृत्व हमेशा याद रखा जाता है, कार्नेलियस डी। पीछे चलने वाले लोगों को इतिहास नहीं याद रखता बेटा, नेतृत्व को याद रखता है हमेशा। कार्नेलियस डी हाउटमैन, कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में डच व्यापारी, कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में डच व्यापारी सुमात्रा द्वीप पहुंचे। सुमात्रा द्वीप 1595 से 96 के बीच में सुमात्रा द्वीप पहुंचे। सुमात्रा द्वीप, अच्छा, ये सुमात्रा द्वीप क्यों गए थे? इनका क्या उद्देश्य था? अगर आपसे पूछा जाए सुमात्रा द्वीप जाने का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था मसाले का व्यापार करना। मसाला पूर्वी देशों में बहुत उत्पादित होता था, बहुत चीजें पूर्वी देशों में उत्पादित होती थी, भारत में, इंडोनेशिया में, चीन में। मसाला, सूती वस्त्र, इन सब चीजों का वहां मांग था, बहुत सारी चीजों का मांग था। सोरा, नील, है ना, कुछ मादक, तंबाकू, ये सब कुछ मांग था यूरोप में। लेकिन सबसे ज्यादा मांग जिस चीज का था वो मसाला था, है ना, मांस लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। तो उद्देश्य, इनका उद्देश्य था मसाले का व्यापार करना। मसाले का व्यापार करने के लिए ये पहुंचे थे इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप। मसाले का व्यापार करने के लिए ये इंडोनेशिया पहुंचे। डच लोग नीदरलैंड से आ रहे हैं, और ये इंडोनेशिया उस समय मसाला उत्पादन में नंबर 1 था, है ना। इंडोनेशिया लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि इंडोनेशिया मसाला उत्पादन में अग्रणी था। मसाला उत्पादन में अग्रणी था, इसलिए ये लोग मसाला उत्पादन, मसाले के व्यापार के लिए पहुंचे इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा पर। और धीरे धीरे वहां फैलना शुरू कर दिया इन्होंने। धीरे धीरे अलग अलग जगह अधिकार करना, अलग अलग क्षेत्रों पर अपनी कोठियां स्थापित करना शुरू कर दिया। और एक महत्वपूर्ण सफलता इन्होंने पाई साल 1500 में, बार बोल रहा हूं, साल 1610 ईस्वी में। कब बेटा? 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में। और बढ़िया है बेटा, ठीक है, एकदम सही बोल रहे हैं आप। 1605 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण सफलता पाई इन्होंने। इंडोनेशिया की राजधानी, जो आज राजधानी है, तब राजधानी नहीं हुआ करती थी, राजधानी थी जकार्ता। क्या नाम थी? या जकार्ता, जकार्ता, कहीं अलग अलग बोल दिया जाता है इसको, प्रोनाउंस अलग अलग हो जाता है इसका, फिर भी जकार्ता सही है, ठीक है। जकार्ता, जकार्ता पर इन्होंने अधिकार कर लिया और अपना एक डच शहर बसाया वहां, जिसका नाम था बेटविया। क्या शहर का नाम था? बेटविया। मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? ठीक है, तो लिख लीजिएगा 1605 ईस्वी में डचों ने इंडोनेशिया की राजधानी,
इंडोनेशिया की राजधानी राजधानी का नाम था बेटा जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पर अधिकार कर एक नया शहर बसाया वहां, एक बेटविया नामक, लिख लीजिएगा शहर का नाम, लिख लीजिएगा बेटविया। एक बेटविया नामक नया शहर बसा दिया इन्होंने, डच शहर था नामक नया शहर बसाया, नया शहर बसा दिया बेटा, नया शहर बसाया। ठीक है, तो हमें डचों का इंडोनेशिया में नहीं पढ़ना कि इंडोनेशिया में उन्होंने क्या क्या किया, हमें जल्द से जल्द उन्हें भारत बुलाना है। लेकिन इंडोनेशिया में एक महत्वपूर्ण काम किया था इन्होंने, जकार्ता की राजधानी पर, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पर अधिकार करके बेटविया नामक शहर बसाया था उन्होंने। ठीक है बेटा, उसके बाद आए कब थे? 1595-96 में कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में आए थे। भारत में नहीं पहुंचे थे ये सुमात्रा पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? सुमात्रा। अब हम देखने जा रहे हैं भारत कैसे आए। भारत देख लिया जाए बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया पक्का? ठीक है, अब देखें, अब देखें बेटा, हम लोग देखने जा रहे हैं भारत में क्या हुआ। तो देखें क्या हुआ, वही देखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, आज गर्म पानी भी पी रहा हूं मैं, लगभग एक हफ्ते क्या पूरे ठंडी गर्म पानी पिया हूं, अचानक से भी। हाँ बेटा, मैंने सुना है हेल्प करता है वो। ठीक है, हाँ, तो देखिए बेटा, उस समय दक्षिण भारतीय राज्य कौन से थे? यहां है इंडोनेशिया, ये है सुमात्रा, यही तो है सुमात्रा, और ये है बेटा जावा। ठीक है, और ये पूरा छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है, ये है इंडोनेशिया। ये यहां ये स्थापित हो चुके हैं। मसाले के व्यापार पर यहां पूरा पुर्तगालियों का, डचों का प्रभुत्व है। मसाले के व्यापार पर डचों का प्रभुत्व है सुमात्रा द्वीप पर और जावा द्वीपों पर, और यहां की राजधानी को इन्होंने अधिकार में ले लिया है। हालांकि राजधानी आज है, ये तब नहीं थी। अच्छा, यहां देखें भारत, किसी को बताना पड़ेगा ये भारत है? शाबाश, ठीक है। हाँ, यहां एक राज्य था बेटा, ये गोलकुंडा राज्य था, गोलकुंडा नहीं है ना, ये बेटा एकदम सही गोलकुंडा ही राज्य था। लिखिएगा, ये गोलकुंडा राज्य था। ये गोलकुंडा राज्य, ये गोलकुंडा राज्य था। हाँ, और यहां एक शहर हुआ करता था, अभी मैं बताऊंगा, और ये एक अलग राज्य था। यहां इन दोनों राज्यों के शासकों का नाम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे राज्य लिख लीजिए। ये चंद्रगिरी राज्य था, चंद्रगिरी राज्य। ये दो राज्य, ये चंद्रगिरी राज्य का ज्यादातर क्षेत्र आज के तमिलनाडु में पड़ता है, और गोलकुंडा राज्य का ज्यादातर क्षेत्र आज के आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, यहां एक शहर हुआ करता था, हुआ करता है अभी भी, है ना। ये शहर है बेटा मसूलीपट्टनम, ये शहर है मसूलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मसूलीपट्टनम नाम सुना है इसका? मसूलीपट्टनम। और यहां एक शहर है मद्रास के नीचे, मद्रास के नीचे एक शहर है पुलिकट।
तमिलनाडु में, चेन्नई के नीचे है, ठीक है, पुलिकट। तो ये दो शहर है, एक है गोलकुंडा राज्य में और एक है चंद्रगिरी राज्य में, ठीक। तो देखिए बेटा, गोलकुंडा राज्य में काफी भ्रष्टाचार था। अभी आपको मैं अंग्रेज जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने बोला था कि 500 पैगोडा वार्षिक टैक्स देकर आप गोलकुंडा के किसी भी बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी व्यापारियों को छूट दे दिया था गोलकुंडा के शासक ने, लेकिन वहां बहुत सारे निचले स्तर पर जो अधिकारी थे वो बड़े ही भ्रष्टाचारी थे, वो अलग से पैसा मांगते थे। तो बस साल 1505 में, कौन से साल में, 1600, ठीक है, ये बेटा 1605 ईस्वी में डच लोग सुमात्रा से पहुंचे भारत, और भारत में इन्होंने जहां पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की वो जगह थी मसूलीपट्टनम। वो कौन सी जगह थी, मसूलीपट्टनम। साल है बेटा 1505 ईस्वी, आइए लिखते हैं, 1605 ईस्वी है, मैं 1505 बोलूंगा, 1605 समझना है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, ठीक है बेटा। तो 1605 ईस्वी का साल है, 1605 ईस्वी का साल है। सुमात्रा से ये डच व्यापारी पहुंचे मसूलीपट्टनम, और भ्रष्टाचार का इन्होंने फायदा उठाया। यहां बहुत सारे अधिकारी थे लोकल स्तर पर जो पैसे के बदले बिक जाते थे, तो बस इन्होंने पैसा पकड़ाया, सोना पकड़ाया, और एक मसूलीपट्टनम क्षेत्र में इन्होंने व्यापारिक कोठी स्थापित की डचों ने अपनी, जहां सामान इकट्ठा करेंगे ये लोग। तो 1605 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की डचों ने, अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की 1605 ईस्वी में स्थापित की डचों ने मसूलीपट्टनम में। अच्छा, ये डचों का भारत में पहला व्यापारिक कोठी है। व्यापारिक कोठी मतलब किला, कारखाना, कुछ भी कह लीजिए, जहां ये लोग रहेंगे और जहां सामान इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि डचों की पहली व्यापारिक कोठी भारत में कब और कहां स्थापित हुई थी, तो कहां बताएंगे बेटा, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम मतलब आज का आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। डचों की भारत में प्रथम फैक्ट्री थी, ये प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री थी जहां ये रहेंगे। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में भारत में, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन में। याद रहेगा बेटा, यही नहीं अभी और सुनिए। उसके बाद है ना, इन्हें यहां बाधा उत्पन्न होने लगी, यहां बाधा उत्पन्न हो रही थी। अंग्रेजों को भी गोलकुंडा राज्य में बाधा उत्पन्न होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत था, तो बार बार पैसे का डिमांड आने लगा, तो ये नीचे शिफ्ट करने लगे। किधर बेटा, नीचे, मतलब चंद्रगिरी राज्य में, चंद्रगिरी राज्य में जाएंगे। और साल 1610 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में 1610 ईस्वी में 5 साल बाद 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से एक क्षेत्र था, पुलिकट क्षेत्र, वो पट्टे पर लिया। पट्टे पर लेना या किराया पर लेना बात एक ही है, समझ पा रहे? तो याद रखिएगा कि 1610 ईस्वी में डचों ने, ये गोलकुंडा के राजा और चंद्रगिरी के राजा बार बार सुनेंगे आप, लेकिन इनका नाम कहीं नहीं दिया है कि उस समय इनके राजा थे कौन। मैंने बहुत किताबों में ढूंढा कि इनका नाम मिल जाए, मुझे मिला नहीं, तो मैं भी वही बोलूंगा। तो डचों ने चंद्रगिरी के राजा
चंद्रगिरी मतलब आज का तमिलनाडु वाला क्षेत्र। चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट क्षेत्र किराए पर लिया। पुलिकट क्षेत्र किराए पर लिया। पुलिकट क्षेत्र किराए पर लिया बेटा, किराए पर ले लिया, पट्टे पर ले लिया कि निश्चित रकम देंगे और आप हमको यहां रहने दीजिए व्यापार करने के लिए, ठीक है। और वहां इन्होंने पुलिकट में व्यापारिक कोठी स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित की। पुलिकट में डचों ने अपना कोठी स्थापित किया, याद रहेगा बेटा, तो लिख लीजिएगा। लिया, वह डचों ने चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट क्षेत्र किराए पर लिया, वह वहां अपनी फैक्ट्री स्थापित की। वहां अपनी फैक्ट्री स्थापित की, वहां अपनी फैक्ट्री स्थापित की बेटा, फैक्ट्री स्थापित कर दिया इन लोगों ने वहां। उसके बाद देखें 1610 ईस्वी में हो रही है, और ये जो फैक्ट्री थी इसी को कहा जाता है बेटा पुलिकट फैक्ट्री। पुलिकट, चूंकि पुलिकट में स्थापित था डचों की फैक्ट्री, तो पुलिकट फैक्ट्री, पुलिकट फैक्ट्री याद रहेगा बेटा, पुलिकट फैक्ट्री। ये मद्रास के निकट तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित था। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको समझने के लिए कि ये आज के हिसाब से कौन से क्षेत्र में है, तो आज के हिसाब से ये तमिलनाडु में, समझ पा रहे हैं। अच्छा, पुलिकट फैक्ट्री का क्या सीन था, क्या महत्व था, तो सबसे पहले जानिए पुलिकट फैक्ट्री को ही डचों ने अपने संपूर्ण व्यापार का भारत में केंद्र बनाया, मुख्यालय बनाया। याद रहेगा, डचों ने इस पुलिकट को अपने भारत में अपने व्यापार का मुख्यालय बनाया। तो लिख लीजिएगा, डचों ने इसे भारत में अपने इसे मतलब किसे, पुलिकट फैक्ट्री को भारत में अपने व्यापार का, भारत में अपने व्यापार का मुख्यालय बनाया, भारत में अपने व्यापार का मुख्यालय बनाया बेटा। मुख्यालय बनाया। अच्छा, ये डच लोग आते थे भारत में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री, या अंग्रेज पुर्तगाली कोई भी, इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की, है ना। किले बंद क्षेत्र होता था जहां ये रहते थे और सामान ला लाकर इकट्ठा करते थे, और फिर ये जहाज में लाद कर ले जाते थे, उन्हें यूरोप में भेजते थे। तो ये भारतीय लोगों से चीजें खरीदते कैसे थे, इनके पास तो भारतीय मुद्रा होती नहीं थी, तो वहां से ये, है ना, रत्न जवाहरात, सोना, ये सब कुछ लाद कर लाते थे और उन्हीं के जरिए चीजें खरीदते थे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे ये लंबे समय तक यहाँ रहेंगे तो उनके पास भी भारतीय मुद्रा आ जाएगी, लेकिन शुरू शुरू में ये आए थे तो उन्होंने अपने साथ सोना, जवाहरात, रत्न, ये सब लेकर आए थे और उसके जरिए चीजें खरीदते थे, फिर ले जाकर यूरोप में बेचते थे ये लोग। समझ में आ रहा? तो इन लोगों ने क्या किया, यही पुलिकट फैक्ट्री में ही डचों ने अपने सोने के सिक्के ढालने शुरू कर दिए, जिसमें डच मुहर लगी रहती थी। सोना ही होता था, सोना तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, कहीं भी दोगे तुरंत ले लेगा, उस समय भी था, तो सोना ही रहता था, लेकिन उस पर डच मुहर लगा रहता था, तो इससे वो डचों की अपनी मुद्रा हो जाती थी, समझ पा रहे, और उसको देकर फिर वो चीजें खरीदते थे। तो यहां डचों ने अपना सिक्का ढालना शुरू किया, है ना, जो पैगोडा कहलाते थे, जो आगे क्या कहलाएंगे बेटा, पैगोडा। पैगोडा मतलब सोना का सिक्का, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसी फैक्ट्री में एक काम किया उन्होंने, यहीं पर डचों ने अपने सोने के सिक्के ढालने शुरू किए, सोने के सिक्के ढालने शुरू किए। ढालने शुरू किए, जो पैगोडा कहलाए, पैगोडा, पैगोडा मतलब सोना का सिक्का, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसी फैक्ट्री में एक काम किया उन्होंने, यहीं पर डचों ने अपने सोने के सिक्के ढालने शुरू किए, सोने के सिक्के ढालने शुरू किए, जो पैगोडा कहलाए, पैगोडा मतलब सोना का सिक्का, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसी फैक्ट्री में एक काम किया उन्होंने, जो पैगोडा कहलाए,
जो पैगोडा कहलाए बेटा, इनको डच भाषा का शब्द है ये, इनको पैगोडा कहा जाता था। तो देखें, हाँ लिख लीजिए बेटा, लिख लिया? तो आपने देखा, लिख लिया बेटा ना, पक्का? ठीक है, आगे देखते हैं अब आगे इसके आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। तो भारत में डचों की उपस्थिति होती है 1605 ईस्वी में। डच जब सुमात्रा से आए भारत में और मसूलीपट्टनम वाले क्षेत्र में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की 1605 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम आज के आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहां इन्होंने, ये डचों की भारत में पहली फैक्ट्री थी। उसके बाद 1610 ईस्वी में ये दक्षिण की तरफ मूव करते हैं और चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट क्षेत्र किराए पर लेकर वहां अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं और उसी को अपने शासन का मुख्यालय बनाते हैं। समझ पा रहे? अच्छा, आप देखोगे यही चंद्रगिरी के राजा से मद्रास भी पट्टे पर लेंगे, किराए पर लेंगे अंग्रेज। एक अंग्रेजी व्यापारी होगा जिसका नाम होगा फ्रांसिस डे। अंग्रेज आएंगे तो मद्रास पट्टे पे लेंगे और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट मतलब किला और सेंट जॉर्ज अंग्रेजों के, ईसाइयों के एक बहुत बड़े संत थे, पता है कि नहीं? सेंट जॉर्ज, तो एक किला, वो सेंट जॉर्ज नामक एक किला स्थापित करेंगे। मैं समझा पा रहा हूं? वो मद्रास में स्थापित होगा और वो चंद्रगिरी के राजा से ही उन्होंने भी किराए पर लिया और वो लोग फोर्ट सेंट जॉर्ज को मद्रास में अपने पूर्वी तट के सभी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाएंगे, क्योंकि ये चंद्रगिरी राज्य बड़ा सुरक्षित था और बड़ा ही भ्रष्टाचार मुक्त था, है ना, स्थिरता थी यहाँ। तो इसलिए सभी व्यापारिक केंद्र जो पूर्वी तट पर बनाए जाएंगे वो चंद्रगिरी राज्य या तमिलनाडु क्षेत्र में ही बनेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से पुलिकट क्षेत्र किराए पर लिया और वहां एक फैक्ट्री स्थापित की, एक किला स्थापित किया जिसका नाम था पुलिकट फैक्ट्री या पुलिकट किला, और इसे भारत में अपने व्यापार का मुख्यालय बनाया और यहीं पर डचों ने सोने के सिक्के भी शुरू किए ढालना, और जो क्या कहलाए बेटा, पैगोडा। आगे बढ़ा जाए? अच्छा, एक नोट करके पॉइंट इसी में बता रहा हूं, एक नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए नोट में, आप जानते हैं मसाला का व्यापार जो है डच लोग सुमात्रा से कर रहे थे, इसलिए इन्होंने भारत में मसाले के व्यापार को ज्यादा महत्व ना देकर सूती वस्त्र के व्यापार को ज्यादा महत्व दिया। समझ पा रहे? तो डचों ने भारत में मसाला के स्थान पर सूती वस्त्र के व्यापार को ज्यादा महत्व दिया। लिख लीजिए नोट में, यही लिख लीजिएगा, डचों ने भारत में मसाला के स्थान पर सूती वस्त्र के व्यापार को अधिक महत्व दिया। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ेंगे। अभी शुरू में बारी बारी सबको बुलाएंगे। तो हमने पुर्तगालियों को बुला लिया और डचों, पुर्तगालियों की दो फैक्ट्रियां देख ली, शुरुआती कहां स्थापित हुआ, और इनकी भी हमने शुरुआती देख लिया कैसे ये स्थापित हुए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अंग्रेजों को भी बुला लेते हैं। पढ़िए, भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो महीना था सितंबर का, ठंडी बहुत थी। क्या था? हाँ, महीना था सितंबर का और साल था भाई साहब, आइए
बात ना करें, सितंबर 1599, काफी पुरानी बात है, 1599 का बात है। अभी अंग्रेजों का, भारत में अंग्रेजों का आगमन करवाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो सितंबर 1599, सितंबर का महीना था, और जगह थी लंदन। कौन सी जगह? लंदन में बारिश का समय, बर्फबारी हो रहा था, ठीक है। हाँ, सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में व्यापारियों की एक सभा आयोजित की गई। इंग्लैंड के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे, सब सितंबर महीने में इकट्ठा हुए लंदन में। कहा इकट्ठा हुए? लंदन में। तो लिख लीजिएगा, सितंबर 1599 में लंदन में इंग्लैंड के व्यापारियों की एक सभा आयोजित हुई। एक सभा आयोजित हुई सितंबर 1599 ईस्वी में। अब आप कहेंगे, आपको लग रहा होगा कि यहां ऐसा सभा ही होता रहता था क्या? नहीं भाई साहब, बाकी सारी चीजें ऐसी घटना घटित हुई जो इतिहास में कुछ मोड़ लाती है, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है, फिर उस घटना को हम याद रखते हैं। योगी जी कोई व्यापारिक समिट बुलाते हैं, योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी कोई समिट बुलाते हैं, जिसमें जैसे G20 समिट हो सकता है, इसमें कुछ अलग हो, कुछ अलग निर्णय लिया जाए, तो ऐतिहासिक हो जाता है, ये फिर इतिहास में दर्ज हो जाता है। तो असल में भारत में शासन है, शासन होगा भी ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जड़ है, समझ पा रहे? यहीं से रूट से, यहीं से स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो लंदन में इंग्लैंड के व्यापारियों की एक सभा आयोजित हुई, और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे बेटा, अध्यक्षता कर रहे थे अंबानी जी। नहीं, अंबानी नहीं कर रहे थे, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, एकदम सही, लॉर्ड मेयर। कौन थे बेटा? क्योंकि व्यापारियों की सभा ही क्यों ना हो, सभा की कोई अध्यक्षता करने वाला होना चाहिए, नहीं तो वो सभा बंदरों की सभा बन जाती है, और फिर उस सभा का कोई क्या नहीं निकलता, निष्कर्ष नहीं निकलता। संसद में है, लोकसभा में काफी बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, फिर भी उनको हैंडल करने के लिए एक अध्यक्ष होता है ना। तो कोई भी सभा अगर उसका रिजल्ट चाहते हैं आप, तो उसका एक अध्यक्ष होना चाहिए, ताकि वो सबकी बातें सुन सके, सब कुछ करवा सके। तो देखें, ये व्यापारी, सही लिखा है मैंने, लंदन में इंग्लैंड के व्यापारियों की एक सभा आयोजित हुई। कब बेटा? सितंबर 1599 में। अध्यक्षता कर रहे थे इस सभा की लॉर्ड मेयर, ये भी एक व्यापारी थे, ठीक है। ठीक, अब अगली चीज, सभा आयोजित हुई है, तो जाहिर सी बात है ताश खेलने के लिए तो आए नहीं होंगे लोग, कुछ विशेष उद्देश्य के साथ ये सभा आयोजित हुई होगी। तो उद्देश्य क्या था, ये सभा क्यों आयोजित हुई थी? What was the reason behind this सम्मेलन? ठीक है, हाँ, उद्देश्य क्या था तो बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अभी तक इंग्लैंड भी समझ चुका था कि हमको भी, इंग्लैंड के व्यापारी पीछे रह गए थे, डच व्यापारी खूब कमा रहे जाके पैसा भारत, ठीक है। पुर्तगाली व्यापारी पहुंच चुके हैं, और पुर्तगाली व्यापारियों को राजा का संरक्षण प्राप्त था, वायसराय भी बनाकर भेजते थे वो, ठीक है। तो ये लोग लाभ कमा रहे थे, यहां के व्यापारी, मतलब रिलायंस और अंबानी लाभ नहीं कमा रहे थे, बाकी सब लोग कमा रहे थे, समझ रहे हैं? ठीक है, छोड़िए सब मजाक। उद्देश्य था इन लोग का एक कंपनी बनाना था, इन व्यापारियों को अपनी एक अलग अलग नहीं जाना चाहते थे, चाहते थे सभी लोग को कमाना है, तो सब लोग बारी बारी ना जाकर के एक साथ जाते हैं हम लोग, तो एक कंपनी बनाते हैं पैसा लगा के, और वो कंपनी जाएगी, और जिस अनुपात में उस कंपनी में पैसा लगा होगा, उसी अनुपात में हम लोग लाभ बांट लिया करेंगे, समझ पा रहे? तो एक पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देश मतलब भारत और इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चीन, ये सब, समझ रहे? ये इंग्लैंड के पूरब में पड़ता है, किधर पड़ता है? पूरब में, और इंग्लैंड हमारे पश्चिम में पड़ता है। तो हाँ, इनका उद्देश्य था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित करना, समझ पा रहे? तो लिख ले किस उद्देश्य के साथ यह सभा हो रही थी? तो पूर्वी देशों के साथ। किसके साथ? शाबाश, तुम लोग बहुत सही हो, ठीक है।
पूर्वी देशों के साथ। अच्छा, जो नए बच्चे होंगे उन्हें तकलीफ होगी, क्योंकि पुरानों को तो मेरी आदत है ना, पुराने मेरी भाषा जानते हैं, तरीका जानते हैं, नहीं जानते हो, तुम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन कुछ नए बच्चे हैं, उनको समस्या होती है, तो घबराइए नहीं, जो थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको मेरी आदत पड़ जाएगी, समझ रहे हैं? फिर कुछ गड़बड़ नहीं, चाहे बीमारी में पढ़ाओ चाहे नॉर्मल, सब कुछ आपको एक जैसा लगेगा, ठीक है? अजीब लग रहा है ना बेटा? तो पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु, पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु एक कंपनी स्थापित करना, एक कंपनी स्थापित करना था इनको, एक कंपनी स्थापित करना बेटा। एक कंपनी स्थापित करने के उद्देश्य से ये लोग सभा कर रहे थे, लंदन में इकट्ठा हुए थे लंदन के सभी व्यापारी लोग। अच्छा भाई, सभा हो रही थी, इसके लिए कंपनी स्थापित करना था, तो स्थापित किया इन्होंने, सभा सफल रही, सभा सफल रही और कंपनी की स्थापना की हुई, कंपनी स्थापित हुई। वो कंपनी कौन सी थी, क्या नाम था, मैं बता रहा हूं, अब रुक जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ कंपनी स्थापित हुई, ठीक है। उस कंपनी का नाम था बेटा, काफी बड़ा लंबा चौड़ा नाम था, है ना, लिखिए कंपनी का नाम, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। मर्चेंट जानते हो क्या होता है? एकदम से, व्यापारी। मर्चेंट का मतलब व्यापारी। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, लंदन के व्यापारी थे भाई साहब, ऑफ लंदन। पहले ऐसी अंग्रेजी चलती थी, ट्रेडिंग इनटू दी, हाँ नाम है भाई कंपनी का ये, इनटू दी, देख रहे हो मेरी अंग्रेजी, ईस्ट इंडीज। तुम लोग को क्या लगता था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती? ये कंपनी का नाम था, काफी लंबा चौड़ा नाम था, ठीक है। और गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम था, और इसी को लोकप्रिय रूप से आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे चलकर ये बनेगी असल में ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, और इस कंपनी में बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी में, है ना, कुल साझेदार बहुत सारे व्यापारी थे, तो इसमें कुल 217 लोग साझेदार थे। 217 लोगों का पैसा लगा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो लंदन में स्थापित हुआ। आपसे पूछा जाएगा इस कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी, यही ईस्ट इंडिया कंपनी है, समझ पा रहे हैं? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, इसी में बहुत सारी कंपनियों का विलय हो जाएगा आगे, आपको नहीं जानना, इतना इतना याद कर लो बहुत है। जैसे लिवेंट कंपनी, न्यू कंपनी, है ना, ऐसे करके कुछ और छोटी छोटी कंपनियों का विलय हो जाएगा, और ये बन जाएगी फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। मूल कंपनी यही थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी, बस ब्रैकेट में लिख लीजिए ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यही है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें कुल 217 पार्टनर थे जिनका पैसा लगा हुआ था, ये लोग आएंगे व्यापार करने। कुल 217 साझेदार थे बेटा, इसमें कुल, इस कंपनी में कुल 217 साझेदार थे। कुल 217 साझेदार, और अब सोचिए 217 लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है, 217 लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो इस कंपनी का कोई, कह सकते हैं, जो कंपनी का कोई जो प्रमुख हो, वो बड़ा जिम्मेदार बंदा होना चाहिए। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉमस स्मिथ, और टॉमस स्मिथ का संबंध राज परिवार से था। राज परिवार मतलब राजघराने से, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घराने से थे वो। टॉमस स्मिथ को इस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर बनाया गया। गवर्नर मतलब प्रमुख बनाया गया, जो पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का काम धाम देखेंगे, इसमें जो लोग होंगे
समझ पा रहे हैं? जितने कर्मचारी होंगे, जितने कैप्टन होंगे, सैनिक असैनिक दोनों तरह के अधिकारी होंगे इस कंपनी में। तो समझ रहे हैं? सैनिक अधिकारी लड़ाई लड़ेंगे, असैनिक अधिकारी इसका रेवेन्यू और सब व्यापार वगैरह का काम देखेंगे। तो इसके प्रथम गवर्नर जो बनाए गए बड़े ही काबिल व्यक्ति थे। प्रथम गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर बनाए गए सर थॉमस स्मिथ। बस थॉमस स्मिथ लिखो। इनको जिम्मेदारी दी व्यापारियों ने कि आप चलाइए ये कंपनी जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। ठीक है, उसके बाद यही लिख लीजिए, 4 मिनट ही बचा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद अगला डेट, एक डेट और लिख लीजिएगा, है ना। डेट था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर और साल था 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। अब जैसे रिलायंस कंपनी स्थापित हो गई, अब ये जाना चाहती है अमेरिका में व्यापार करने, बिना सरकार की अनुमति से व्यापार करने जाएगी नहीं, राष्ट्रपति से अनुमति लगेगी। एक प्रक्रिया है, हम जा रहे हैं, आपको हमारा बैकअप चाहिए, आपका बैकअप चाहिए हमें, और अनुमति चाहिए कि हम जाए व्यापार करें। बस 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए, कितने साल के लिए? 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार मतलब जाइए और कोई कंपनी नहीं जाएगी व्यापार करने इंग्लैंड से, आप जाइए झंडा गाड़ के आइए। समझ पा रहे हैं? तो और कोई कंपनी नहीं जाएगी। कौन अधिकार दे रहा है? महारानी एलिजाबेथ। लिखना चाहेंगे आप लोग? लिखिए, लिखिए। लिख लेंगे? देखिए, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, अरे लिख दिया एलिजाबेथ, लिख लिया ना? नहीं नहीं, कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं जीएस भाई। एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, है ना, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अभी स्थापित हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ पूर्वी देशों के साथ 15 नहीं, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, एक बार रुक जाओ, थोड़ा उसको कंपोज किया जाए, समझ रहे? हाँ हाँ ठीक है, एकदम सही बोल रहे हैं बेटा। लिखिए, पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के, बता रहा हूं, लिखिए ना, 15 वर्षों के साथ 15 वर्षों के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। देखे, 15 वर्षों के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि जाइए 15 साल तक आप व्यापार कीजिए, कोई भी व्यापारी इंग्लैंड से नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ रहे? कंपनी स्थापित हो गई, इसको अनुमति मिल गया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अब कंपनी आएगी, कंपनी आएगी मतलब कंपनी के अधिकारी आएंगे, है ना, कंपनी के सेना लेके आएगी, बेड़े के साथ आएगी अपना, और उतरेगी सूरत बंदरगाह पर। सूरत बंदरगाह पर उतरेगी और सूरत बंदरगाह पर देखेंगे क्या होगा फिर, है ना, कल देखा जाए इसको। अच्छा, एक चीज सुनिए, पहला पुर्तगाली कौन आया? पहला डच भारत में नहीं, सुमात्रा में कौन आया? याद रखेंगे, कार्नेलियस डी हाउटमैन, याद रहेगा? ठीक है, पुर्तगाली 1498 में आए, डच भारत में 1605 ईस्वी में आए, यही तो था। और पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की अपनी कोचीन में, और कोचीन को ही अपना मुख्यालय बनाया था शुरू में, ठीक है, व्यापार का। और
डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, और उन्होंने मसूलीपट्टनम को अपने व्यापार का मुख्यालय नहीं बनाया था, उन्होंने पुलिकट को बनाया था। रुक जाइए 2 मिनट, ठीक है, छोड़ दूंगा फिर। समझ में आया? अभी अंग्रेज नहीं आए हैं, मैंने अंग्रेजी कंपनी स्थापित की है, समझ पा रहे? उसके बाद फिर आएंगे, मैं रिवाइज करा देता हूं, छोड़ देता हूं, 2 मिनट दे दीजिए, ठीक है। कहां से भी पढ़ना शुरू किया? 5 नंबर से नहीं, ये नहीं है बे, ये है ना। आज के लिए सॉरी, कितना होगा, तबीयत ही मेरा नहीं सही हो रहा, कैसे हो सकता है सही भाई? डॉक्टर, मैंने कल गया था डॉक्टर के पास में, है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा दवा लेता हूँ, फिर ठीक हो जाता हूँ, और फिर दवा लेना बंद कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे पढ़ा तो रहा हूँ भाई ने। पुर्तगाली आ चुके हैं, अब पुर्तगाली वायसराय, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली है कोचीन में। अब पुर्तगाली वायसराय आते हैं, राजा भेजता है काम नाम देखने के लिए, क्योंकि राजा ही व्यापार कर रहा था, पुर्तगाल का राजा ही भारत अन्य देशों के साथ व्यापार कर रहा था, उसके लोग कर रहे थे। तो ऐसे में पुर्तगाल ने अपने पहले व्यक्ति को भेजा भारत में 1505 ईस्वी में, और ये रहेगा 1509 ईस्वी तक भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। ये आता है भारत में, बहुत सारे युद्ध लड़ता है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसने शांत जल नीति चलाई थी, या ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इसका अर्थ है हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व हो। इसके बाद इसके मृत्यु ने, इसके जाने के बाद अगला वायसराय आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1509 से 1515 ईस्वी तक रहेगा, और ये भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने क्यों? इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, पुर्तगाली अधिकार हो गया। इसके अलावा इसने कोचीन को मुख्यालय बनाया, ये याद रखिएगा। इसके अलावा पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित किया अल्बुकर्क ने, नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बस यहां तक पढ़ना है आपको। उसके बाद हमने क्या देखा? भारत में डचों का आगमन। डच थे नीदरलैंड, यूरोपीय देश, नीदरलैंड या हॉलैंड के डच भाषी लोग, ठीक है। ये व्यापार करने के लिए आते हैं, और ये उसी तरह आते हैं, लेकिन कह रहे कि भारत में नहीं आते। ये 1595-96 में सुमात्रा पहुंचते हैं मसाले के व्यापार के लिए। सुमात्रा फेमस था बहुत अधिक मसाले के व्यापार के लिए, समझ पा रहे? इंडोनेशिया 1595-96 में कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में ये सुमात्रा पहुंचे, और उसके बाद वहां अपना जलवा कायम किया इन्होंने, और 1605 ईस्वी में वहां की राजधानी, जो आज की राजधानी इंडोनेशिया की, जकार्ता पर अधिकार कर लिया, और बेटविया नामक एक शहर, डच शहर स्थापित किया, है ना। शहर ही बना लिया अपना, समझ पा रहे हो? ठीक है। उसके बाद इन लोग को भारत की याद आई, याद तेरी आती है और बढ़िया बेटा। तो देखिए ये यहीं से कहा हो लिए भारत, और भारत में मसूलीपट्टनम, तो वहां पैसा वैसा देकर इन्होंने एक क्षेत्र हासिल किया मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, और यहां इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की मसूलीपट्टनम में डचों ने, याद रहेगा। फिर यहां चूंकि भ्रष्टाचार आपको सुविधा भी देता है तो असुविधा भी देता है ना, दोनों देगा। तो असुविधा होने लगी तो ये लोग दक्षिण की तरफ शिफ्ट किए, और पुलिकट को इन्होंने किराए पर ले लिया चंद्रगिरी के राजा से, और वहां बाबू अपना एक फैक्ट्री स्थापित किया, ठीक है। जो दूसरी फैक्ट्री है डचों की भारत में, और ये पुलिकट फैक्ट्री इनका मुख्यालय बना इनके व्यापार का। इसके अलावा इन्होंने सोने के सिक्के भी यहां डाले जो पैगोडा कहलाए। क्या कहलाए? उसके बाद हमने पढ़ा यही तक, बस इसको डचों को यही रोक दिया। उसके बाद अभी डचों का सामना होगा अंग्रेजों से। किससे? तो अभी नहीं सामना होगा, पहले अंग्रेजों को बुलाए तो भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ हम बाद में देखेंगे। पहले एक अंग्रेजी कंपनी स्थापित हुई थी 1599 ईस्वी में। सितंबर 1599 में लंदन में अंग्रेजी व्यापारियों का एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड मेयर। इनका उद्देश्य था इस सम्मेलन का कि हम लोग एक कंपनी बनाते हैं सभी व्यापारी मिलकर, और उस कंपनी को भेजते हैं। तो इन्होंने कंपनी बनाई। कंपनी का बड़ा आसान सा नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया। कुल पैसा लगा था 217 लोगों का, और इसके हेड बनाए गए थॉमस स्मिथ।
और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी ने अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी कि जाइए 15 सालों तक, कितने सालों तक, 15 सालों तक ये कंपनी जाए और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करे। आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।